आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मेरे ख्याल में हैंड फ्री में मसला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जनरलाइजेशन थी हमारे पास। लाइन इंटीग्रल जो है ये डेफिनेट इंटीग्रल की जनरलाइजेशन है। इसी तरह से सरफेस इंटीग्रल जो है ये जनरलाइजेशन है किसकी? डबल इंटीग्रल की। इसी तरह से जो वॉल्यूम इंटीग्रल है ये हमारे पास जनरलाइजेशन है किसकी? ट्रिपल इंटीग्रल की। तो हमने इस चैप्टर में जो चीज़ें पढ़नी हैं जिनका जो ज़्यादा तल्लुक एमसीक्यूज़ों के साथ है, वो मैंने कल भी कहा था कि आप लोगों ने इसको देखना है कि हमारे पास लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कौन सा थ्योरम चेंज करता है। जिस तरह से ये देखे ना, ये लिखा हुआ है स्टार्ट में, लाइन इंटीग्रल कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू द डबल इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन। तो इन चीज़ों को देखना है कि लाइन इंटीग्रल डबल इंटीग्रल में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये मैंने देखे हैं एमसीक्यूज आते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स थ्योरम द लाइन इंटीग्रल कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द सरफेस इंटीग्रल। तो ये सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है जो सरफेस इंटीग्रल है, दिस वन इज द जनरलाइजेशन फॉर्म ऑफ द डबल इंटीग्रल। ठीक है, एंड द कन्वर्सली, और कन्वर्सली में इसमें स्टोक्स थ्योरम में कहता है कि हम सरफेस इंटीग्रल को चेंज कर सकते हैं लाइन इंटीग्रल में। तो ये आपने देखना है। उसके बाद सरफेस इंटीग्रल कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू द ट्रिपल इंटीग्रल। अब सरफेस इंटीग्रल जो होता है इसको हम चेंज कर सकते हैं इनटू द ट्रिपल इंटीग्रल एंड कन्वर्सली विद द हेल्प ऑफ द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो होता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका कन्वर्स भी कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रिपल इंटीग्रल होता है इसको हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज। तो ये कहता है कि प्रैक्टिकली अगर इनकी इंपॉर्टेंस देखी जाए तो इन थ्योरम्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हम इसको मजीद आगे देखते हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैंने यहाँ पर मार्क करूँगा वो हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रूफ तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सारी चीज़ों को देखें। तो यहाँ पर ये चीज़ को, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको याद रखिएगा कि पोजीशन वेक्टर जो आर है, अगर वो किसी वेक्टर का है तो उसका हम जब डेल लेंगे डी आर, तो वो बराबर आ जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के, दैट इज द डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आपको पता है कि अगर हम इसका टाइम के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करें तो दैट विल बी द वेलोसिटी। द लाइन इंटीग्रल, ये फार्मूलेशन याद रखनी है ये वाली। और यहाँ पर जो लाइन इंटीग्रल सी है आर सम टाइम कॉल्ड द स्केलर लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड ए। तो अगर हम वेक्टर फील्ड वेक्टर को लें उसका अगर हम लाइन इंटीग्रल, यहाँ पर जो सी है इस बात को याद रखना है कि ये जो सी है ये हमारे पास एक कर्व है। लाइन भी एक आपको पता है कर्व की ही टाइप है। तो यहाँ पर जब हम लाइन इंटीग्रल देखते हैं तो अगर वो हमारे पास क्लोज्ड हो, ये जिस तरह से ये लेते हैं, अगर तो क्लोज्ड हमारे पास हो कर्व तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास क्लोज कर्व होती है, जिस तरह से हम पढ़ रहे थे उधर कम्प्लेक्स में। ठीक है, इफ सी इज क्लोज कर्व विद द वी शैल सपोज अ सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल कौन सी कर्व होती है? जो आपस में कटिंग नहीं होती। तो ये जो ये मैंने लिखी है यहाँ पे, ये क्लोज्ड सॉरी सिंपल नहीं है। कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर, द लाइन इंटीग्रल अराउंड सी इज ऑफन डिनोटेड बाय। तो ये इसका क्या कहते हैं, फार्मूलेशन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि लाइन इंटीग्रल को जब हमने किसी वेक्टर गिवन होगा, ठीक है, उसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है हमने किसके साथ? डी आर के साथ। और आपको डी आर का भी पता क्या है। तो मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि आपने यहाँ पर लिमिट्स कैसे जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो याद करें हमने कम्प्लेक्स में भी मैंने बताया था कि लिमिट्स को कैसे फाइंड करना। आप पूरे के पूरे इंटीग्रल को या एक्स में चेंज कर लेते हैं या किस में चेंज कर लेते हैं? वाई में। ठीक है, तो उसके बाद उसके हिसाब से फिर आप क्या कर लेते हैं, उसकी लिमिट को चेंज करते हैं। ये हमने सारा का सारा जो कंसेप्ट है उधर भी पढ़ा था कम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो यहाँ पर अगर हमारे पास द अदर फॉर्म ऑफ द लाइन इंटीग्रल, ठीक है, ये लाइन इंटीग्रल की अदर फॉर्म जो उसने लिखी हुई है कि ये अगर हमारे पास एक फाई हो डी आर जो है हमारे पास डिफरेंशियल यहाँ पर वेक्टर है। ठीक है, तो ये आई हो जाएगा और साथ इसमें क्या आ जाएगा? फाई ऑफ टी एक्स। ये बेसिकली यहाँ पर ना वो जो डॉट प्रोडक्ट है वो ली गई है, तो वो अलग-अलग से उस फंक्शंस का क्या आता जाएगा, उस कर्व के लिहाज से इंटीग्रल आता जाएगा। ठीक है,
तो इसको हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल। इसी तरह से ये वाली भी आप इनकी प्रॉपर्टीज है कि अगर दो वेक्टर जो हैं वो ऐड हो रहे हैं तो उनका हमने लाइन इंटीग्रल लेना है, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से के है कि अगर किसी वेक्टर एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको अगर हम उसके लाइन इंटीग्रल से मल्टीप्लाई भी करवा दें तो देन दैट विल बी द सेम। तो थर्ड वन प्रॉपर्टीज ये है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए, तो हम जो ये कंसेप्ट जो कॉम्प्लेक्सली पढ़ते थे कि इसको हम बोलते थे पीस वाइज स्मूथ कर्व। तो हमने ये जो पूरी कर्व थी ए से लेकर बी तक, ठीक है, लाइन इंटीग्रल लाइन थी, इसको हमने चेंज कर दिया है इसमें C1 और C2 में, कि दोनों का इंटीग्रल अगर ऐड करेंगे तो वो वाला आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल नंबर 1 देखें, इसमें आ जाता है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, एवेल्युएट, हमने लाइन इंटीग्रल एवेल्युएट करना है वेयर सी इज अ कर्व इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में पड़ी हुई है और कर्व किस तरह की है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड दिस कर्व इज फ्रॉम 0 टू 0 एंड 0 ओरिजिन से कहाँ तक है, 1 टू 2, मतलब x1 है और y2 है। तो आपको पता है r हम ये लेते होते हैं, आपको पता है क्योंकि दिस वन इज अ पोजीशन वेक्टर, और इसको डी आर को हम क्या लेंगे, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ए रखना है और यहाँ पर हमने क्या रखना है, वो वाला जो डिफरेंशियल हमारे पास पोजीशन वेक्टर था, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेने से आपको पता है कि दोनों इस वक्त या तो इसमें एक्स और दोनों वाई भी इन्वॉल्व है, तो हम एक्स और वाई को जो है वो हम किस तरह से यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हमने तो एक में चेंज करना है। तो हमें पता है फंक्शन हमारा क्या था, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, मीन कि हमने पूरा का पूरा जो अपना क्या कहते हैं यहाँ पर फंक्शन बन रहा है उसको हमने x में चेंज कर लेना है। तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x, और dx, और x वेरी कहाँ से क्योंकि हमने लाइन इंटीग्रल को अब x में चेंज कर दिया, तो आपको पता है x कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये ऊपर देखिए 0 से 1। ठीक है, तो हमारा जो लाइन इंटीग्रल है ये 0 से 1 जाएगा। तो इसी तरह से जब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट था। आगे आती है एग्जांपल नंबर 2, इसमें भी हमारे पास एक वेक्टर गिवन है और दो हमारे पास यहाँ पर C1 है और क्या है, C2 है। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, हमने पहले भी पढ़ा है कि हम किसी भी पूरे अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको इंटीग्रल को फाइंड आउट करना लाइन के ऊपर, तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करके उनका जो आंसर आएगा, तो आपके पास जब ऐड करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर हम या उसको x में चेंज करेंगे या उसको y में। तो जब आपने पहले वाला लिया तो पहले वाले में आपके पास अगर देखें यहाँ पे तो ये वाला आ गया, ये वाला। तो C1 के लिए डॉट dr लिया, तो उसके बाद हमारे पास y को, क्योंकि ऑन द लाइन सेगमेंट C1 फ्रॉम 0 टू 0 टू 2, अगर आप देखें तो ये पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ y क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ y 0 पुट करने से 0 पुट करने से वो सारा का सारा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ dy 0 हो जाएगा, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ सिर्फ बच जाएगा 2x dx, और हमारा x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 0 से 2, तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वन C2 के लिए आपको पता है यहाँ पर दोनों चीजें वेरी कर रही हैं, तो सो हम इसको एक में ही चेंज करेंगे जब दोनों वेरी कर रही होती हैं। तो वहां पर हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x माइनस 4। ये वाला कहाँ से आई है इक्वेशन, ये वाली आपको पता है, ये कम्प्लेक्स में भी हमने किया था, याद है किसी को। यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, भला कौन से वाला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो ये वाली हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, हमारे पास दोनों पॉइंट्स गिवन है, तो उनसे हम ये वाली चीज़ क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अच्छा, तो जब हम फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद ये वाली, अब हमने पूरे का पूरा को x में चेंज कर लिया, तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 2 से 3, तो ये हमारे पास सिंपल क्या आ गया, उसका आंसर आ गया। कंसेप्ट तो ये जो हैं बड़े अच्छे वाले हैं, क्योंकि आगे ये काफ़ी यूज होते हैं। आगे देखें, थर्ड नंबर एग्जांपल में हमारे पास एक वेक्टर है और हमने लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है, बट इस वक्त हमारे पास जो कर्व है वो एक क्लोज कर्व है, ये इसको नोट करिए, और हमारे पास ये क्या है, एलिप्स है। ठीक है, तो वो उसी तरह से सिंपल ये वाली चीज। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारे पास ये क्लोज कर्व है, तो हमने इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 कोसाइन टी, y इज इक्वल टू 2 साइन टी।
अच्छा, तो ये पता चला कि आपको किस तरह से आई है। x इज इक्वल टू 3 कोसाइन टी और y इज इक्वल टू 2 साइन टी। ये आप अगर आप लोगों ने वो पढ़ा हो ना, क्या कहते हैं, कैलकुलस 2 में है आई थिंक से, जहाँ पर हम कॉनिक सेक्शन पढ़ते हैं, तो ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर ये एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। मेरे ख्याल में इस तरह से होता है, x इज इक्वल टू होता है a कोसाइन टी और y इज इक्वल टू b साइन टी। मेरे ख्याल में इस तरह से होता है फार्मूला कोई। हाँ हाँ बिल्कुल यही। तो यहाँ पर a और b की वैल्यूज पुट की गई हैं, तो वो आ गई, ठीक है। तो t की वेरिएशन आपको पता कहाँ से कहाँ है, क्योंकि आपको पता कर्व है, तो ये 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल। तो यहाँ से हम dx फाइंड करेंगे, dy फाइंड करेंगे, तो वो उसमें हम पुटिंग कर देंगे। तो हमने पूरी की पूरी इक्वेशन को किस में चेंज कर दी है भला, t में। तो t हमारा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 2 पाई। तो ये हमारा क्या आ जाएगा। ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी समझने के हवाले से। पीपीएससी के हवाले से तो नहीं मैं कह सकता कि ये एग्जाम्पल, क्योंकि ये थोड़ी सी लेंथी है। अच्छा, लाइन इंटेग्रल डिपेंडेंट ऑन अ पाथ सेम एंड पॉइंट्स। We know show that the value of a line integral in general depend not only on the end point P1 and P2 of the path C, but also on the geometric shape of the path C. If we integrate from P1 to P2 along the different path, we in general obtain a different value of the integral. वो कहता है कि अगर हम P1 और P2 दो डिफरेंट पॉइंट्स लें, ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है इन जनरल अगर देखा जाए तो डिपेंड नॉट ओनली द एंड पॉइंट P1 एंड P2 ऑफ द पाथ। लेकिन ज्योमेट्रिक शेप में जब हम डिफरेंट इसका लेते हैं ना, क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक P1 है और यहाँ P2 है, या हम कहते हैं यहाँ गए यहाँ आए, तो डिफरेंट हमारे पास है। तो इसका मतलब है इफ वी इंटीग्रेट from P1 to P2 along the different path, we in general the obtain different value of the integral. तो यहाँ पर वो पाथ की बात की गई है कि अगर यहाँ पर एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि ये है, इसके पास कितने, 3 है, ये वाला है और ये वाला। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सी के लिए जो आंसर आया है वो आया है 23/12 आया, ठीक है। और सी दूसरे के लिए हमारे पास क्या आया है, 2 आया है, और इसके लिए क्या है, 4/3। So on a path C joining the point P1 and P2, we know show that a certain type of vector function value of the line diagram will depend on the P1 and P2, but will not depend on the path C from P1 to P2, जो हमने डेफिनेशन में बात करी थी। अच्छा, इस बात की किसी को समझ आई है कि यहाँ पर उसने कहा है कि we know show that the value of the integral in general depend not only the end points P1 and P2 of the path C. इस पैराग्राफ की समझ आई है किसी को? वैसे तो हमने जो एग्जांपल किया उसमें डिफरेंट वैल्यूज आई है ना P1 और P2 के दरमियान। तो ये पैराग्राफ क्या कह रहा है, किसी को अंडरस्टैंडिंग हुई है? Anyone? सॉरी, तो मैं कह रहा था कि इस पैराग्राफ की किसी को अंडरस्टैंडिंग हुई है कि इसका क्या मीनिंग था? वो कह रहा है इसमें कि हमारे पास जो लाइन इंटेग्रल होता है वो P1 और P2 पे ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसकी ज्योमेट्रिक शेप पर ही डिपेंड करता है। कि अगर हम P1 और P2 ले लें और उसके डिफरेंट पाथ बना लें, तो हमारा जो इंटेग्रल आएगा लाइन इंटेग्रल, दैट विल बी द डिफरेंट। तो वो हमने इस एग्जांपल में भी देखा कि क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। अब आ रहा है कि लाइन इंटेग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, सही है कि लाइन इंटेग्रल अगर हमारे पास पाथ पे डिपेंड ना करे तो वो वाला जो फील्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड। याद करें कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था कि जब हम क्लोज ये वाला पाथ लेते हैं और उसका वर्क डन काउंट करते हैं तो वो हमारे पास कितना आता है, तो उस फील्ड को हम क्या
क्या बोलते होते थे, कंजर्वेटिव फील्ड। और याद करें कंजर्वेटिव फील्ड की फिजिक्स में डेफिनेशन भी हम यही पढ़ा करते थे कि ऐसा वर्क जो पाथ पे डिपेंड ना करे उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, तो वो बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये 80 आ रहा है, फिर ये देखें ना ये वाला जो फील्ड होगा, ये एग्जांपल है कंजर्वेटिव फील्ड की, यहाँ पर ये भी 80 आ रहा है और बाद में इसको कैलकुलेट किया है वो भी आ रहा है 80। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर सोल्व नहीं किया क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सेम टू सेम उसी तरीके से लाइन इंटीग्रल लिया गया। ये है थ्योरम ऑन द लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ अ पाथ के पाथ पे डिपेंड। प्रूव दैट द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ P1 to P2 to be independent of path joining any 2 point P1 and P2। ठीक है, कि वो इन अ रीजन इज, अगर उसका क्लोज पाथ का, अगर इन अ गिवन रीजन इज दैट फॉर ऑल क्लोज पाथ्स इन द रीजन। ओके, कि अगर आप लोग यहाँ पे कोई रीजन लें, ठीक है, और उसका यहाँ पर क्लोज पाथ बना लें, अगर उसके दरमियान हमारे पास क्लोज पाथ में फॉर ऑल क्लोज पाथ सी इन दिस रीजन, अगर उस रीजन में हम कोई भी 2 पॉइंट्स उठाएं, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट्स उठाएं यहाँ पे, तो वो कहता है P1 और P2 जो है ये हमारे पास, ये एक थ्योरम है कि पाथ इंडिपेंडेंट कब होंगे, कि अगर हम लोग उस रीजन में कहीं पर भी क्लोज पाथ हो, यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, या यहाँ पर ले लें, कहीं पर भी उस रीजन में हम क्या लें, लाइन इंटीग्रल लें क्लोज पाथ पे, तो वो हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है भाई, ये वही बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्क डन वाली बताई है। तो देन ये हमारे पास क्या होगा, वो जो फील्ड होगा, ये थ्योरम हमें कह रहा है कि वो कौन सा होगा, कंजर्वेटिव फील्ड होगा। कंजर्वेटिव फील्ड से मुराद कि वो जो फील्ड है वो पाथ पे डिपेंड इंडिपेंडेंट होगा, सॉरी इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, आगे आता है एमसीक्यूज के हवाले से कि स्केलर पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है। स्केलर पोटेंशियल फंक्शन इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन for which there exists a continuous vector field in a simple connected region are satisfy the, ये वाली इक्वेशन आ रही है। तो अच्छा, अगर ये वाली इक्वेशन कोई जो है फंक्शन जो स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, स्केलर फंक्शन जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, किसी वेक्टर फील्ड के लिए, वेक्टर रीजन के लिए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। क्योंकि ये वाली जो चीज होगी वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थ्योरम है, ये भी नेसेसरी कंडीशन वाला ही है इसी तरह से। उसके बाद हाँ, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द वेक्टर फील्ड बी अ कंजर्वेटिव। वेक्टर फील्ड जो होता है कंजर्वेटिव कब होता है, कि अगर हम इसकी क्या लें, कर लें, तो वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो इसका मतलब है वहां से हमें ये भी पता चलेगा कि जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये रोटेशनल होगा। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं इसके लिहाज से। उसके बाद हैं, ठीक है, ये भी हो गया। ये दोबारा से लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड है। तो लाइन इंटीग्रल में बस आप लोगों ने एक ही बात याद रखनी है कि हम जो करते हैं, ये कुछ समरी मेरे ख्याल में है कि ये वाली कि P1 से P2 के दरमियान इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट P1 एंड P2। अगर हमारे पास क्लोज रीजन वहां पर हम लें, उसका क्लोज रीजन पे अगर हम उसका लाइन इंटीग्रल लें अराउंड ऑल क्लोज पाथ पासिंग थ्रू द P1 एंड P2। और थर्ड नंबर पे आ रहा है स्केलर पोटेंशियल फंक्शंस के बारे में आ रहा है, तो ये 0। तो ये हमने जो चीज़ें ऊपर पढ़ी हैं उसके बारे में वो चीज़ों को यहाँ पे बता रहे हैं। आगे आता है जी नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे लेट एस बी ए सरफेस ओपन और क्लोज्ड है। ठीक है, इस बात को याद रखना है ओपन एंड क्लोज को, क्योंकि आगे जाके हम जिस तरह से लाइन इंटीग्रल को ओपन एंड क्लोज पढ़ा था, इसी तरह से सरफेस को ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है,
तो इसका भी हम जिस तरह से लाइन इंटीग्रल का फार्मूला देखा है, तो सरफेस इंटीग्रल का जो ये वाला फार्मूला है इसको हम देखते हैं। ये है सरफेस इंटीग्रल, ये बेसिकली डबल इंटीग्रल के साथ होता है ये, ठीक है। तो फार्मूलेज हैं इस क्लोज तो फार्मूले, ठीक है। तो इन चीजों को हम आगे यूज करते हैं क्योंकि हम, और यहाँ पर लिखा है इफ ए रिप्रेजेंट द फ्लूइड वेलोसिटी द इंटीग्रल टू रिप्रेजेंट द नेट अमाउंट ऑफ द फ्लूइड क्रॉसिंग द सरफेस इन द यूनिट टाइम, ठीक है। तो द सेम फार्मूला रिप्रेजेंट द करंट फ्लो एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो ऑफ द हीट। तो अच्छा, ये अगर आप वो जो हमने पढ़ा हुआ है ना कि कितने टाइम में कितनी वो जो होती है वो फ्लक्स या कितने एरिया में से गुजर रही है, तो इसको हम, या आपने पढ़ा होगा सरफेस डेंसिटी पढ़ा होगा, या सरफेस डेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ अ फ्लक्स पढ़ा होगा, इस तरह से। तो उन चीज़ों को, ये चीज़ें जो होती हैं ये वो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उसको फ्लूइड में, मैंने तो फ्लूइड का कोर्स नहीं पढ़ा तो इसके बारे में इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन उसमें ये एप्लीकेशन है काफी, क्योंकि ये यूज ही वो करते हैं फ्लूइड वाले। ये मेन फार्मूला है ये वाला, इस तरह से लाइन इंटीग्रल का हमने फार्मूला पढ़ा था सी के, तो ये वाला फार्मूला। तो इसको बस देखिएगा ये कि अगर हम लेना प्लेन लें कोई भी, तो ए वेक्टर ले लें, ठीक है, उसका सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना हो, ठीक है। तो एक बात याद रखनी है कि जो सरफेस होगी वो या तो एक्स वाई में होगी, या वाई जी में होगी, या जी एक्स में होगी। तो एक कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास उसमें प्लेन पड़ी होगी, मतलब सरफेस का जो डिमेंशन होती है वो 2 होती है, तो वो प्लेन होगी, तो दैट विल बी इन एक्स वाई। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि अगर हम एक्स वाई में ले लें, ये बात को यहाँ रखना बस। तो यहाँ पर एन जो होगा, एन क्या है यहाँ पर, हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, वो हम आगे फाइंड करते हैं, पता चल जाता है। के क्या लिया है हमने, के, क्योंकि एक्स वाई में है तो यहाँ पर के लेंगे। अगर एक्स जी होगा तो यहाँ पर हम क्या लेंगे भला, वाई, वाई नहीं लेंगे, के की जगह पर क्या लेंगे, तो जे। सही हो गया। तो जो हमने प्लेन लेनी है ये फार्मूला है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमने उसको आगे लेकर चलें। ये इसका आगे प्रूफ है, तो मैं पहले बता चुका था कि ये चैप्टर वैसे तो बहुत लेंथी है, हम पूरे पूरे को तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 11 है, यहाँ पर हमने सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है, किसी वेक्टर का गिवन है, जिस तरह लाइन इंटीग्रल फाइंड कर रहे थे, और एस इज द पार्ट ऑफ द प्लेन, ये वाली प्लेन गिवन है विच इज लोकेटेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। अच्छा, तो देखें ये हमारे पास वेक्टर है, अब हमने वही फार्मूला यूज करना है, ठीक है। फार्मूला किस तरह से फाइंड करना है कि हम लोगों ने सबसे पहले तो ये जो हमारे पास सरफेस है ना, ये वाला, इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट नॉर्मल जब फाइंड करेंगे तो सबसे पहले तो इसको डेल के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये वाली चीज। तो वो हमारे पास ये क्योंकि स्केलर फाई फंक्शन था तो ये किसमें आ गया, एक वेक्टर में आ गया, ठीक है। क्योंकि आपने इसको वेक्टर बनाना है ना, डॉट प्रोडक्ट लेनी है, फिर आपने उसका मैग्नीट्यूड लिया, उससे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया, एन यूनिट वेक्टर, सिंपल सी बात है। फिर आपने डॉट प्रोडक्ट ली, ये वाली आ गई, सही है। फिर आपने उसको इसके साथ जब डिवाइड किया, 7/6 हो गया। तो मीन बात करने का मतलब ये है कि ए डॉट एन लेने से वो क्या चीज बन गई, वो ये वाली चीज बन गई, ठीक है। तो आप लोगों ने जिस तरह हम वहां पर कर रहे थे, हम लाइन इंटीग्रल में कर रहे थे, कि अब यहाँ पर ये चीज को समझिएगा कि अगर हम वहां पर यहाँ पे देखें कि v की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि हमने इसको एक ही, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है तो उसको z को चेंज कर देना एक्स वाई में। तो हमारी जो प्लेन थी वहां से हमने v की ये वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। आपको पता है वहां पर z की क्या था, हमारे पास गिवन 2x + 3y, ठीक है, + 6v = क्या था, 12। तो यहाँ से v की वैल्यू को निकाल के हमने यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर ए डॉट एन पे, तो ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। अब इन आंसर्स को, जो हमारे पास आंसर आए हैं, इनको हमने यहाँ पर पुट करना है, क्योंकि ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है, ये इसका फार्मूला है। ए डॉट एन क्या आया है, ये वाला यहाँ पर पुट कर दिया, और हमारे पास ये वाली जो चीज थी वो यहाँ पर फाइंड की गई है, वो हमने यहाँ पुट कर दी है, ठीक है। अब ये चीज देखिएगा, अब अगर देखें आप लोग, क्योंकि हमने एक्स और वाई में रहना है, तो ये क्या है,
ये हमने उसको डी वाई डी एक्स में जब चेंज किया, इसको तो सोल्व करना है ना, तो अब हमें देखना है एक्स और वाई को। तो यहाँ पर देखिएगा किधर गया, हाँ ये जब हमने एक्स को देखना है, मेरे ख्याल में ये जो प्लेन है ना, ये गिवन है कि फर्स्ट ऑक्टेंट है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑक्टेंट एक्स वाई को जो है वो जाहिर कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये वाली चीज, ठीक है। तो इस वजह से एक्स वाई प्लेन में, तो यहाँ पर अगर हम जो हमारी जो ये वाली प्लेन है, इसमें वाई और जी को अगर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर ये ना असल में इसको डायग्राम में भी देखें ना, तो एक्स की जो वेरिएशन है वो कहाँ से कहाँ है, 0 से 6, तो वो हमने 0 से क्या कर दिया, 6 कर दिया। उसके बाद हमारे पास गिवन क्या था, प्लेन, ये यहाँ पे ये वाली चीज और ये वाली चीज। अच्छा, यहाँ हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है और हम एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में तो जी क्या होगा, 0 होगा। जी 0 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करें तो वो हो जाएगी 12 माइनस 2x ओवर 3 हो जाएगा। तो ये वाला ऊपर वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये उसमें लिमिटें पुट करने के साथ आगे तो आपको समझ आएगी ये कि हमने क्या किया। तो ये इसका क्या है, सरफेस इंटीग्रल आ गया, ठीक है। तो इस एग्जांपल को देखिएगा और इस एग्जांपल को आप ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। ये प्लेन गिवन है, ये किस में है, z इक्वल टू 4 है, z को फिक्स कर दिया, ठीक है। और ऑक्टेंट कट, यहाँ पर इसको देखना है कि किस कहाँ पे एक्स वाई पे इसको कट कर रहा है। मैं एक बात को बस याद रखना है कि यहाँ पर हम ना एक्स वाई और ये जो जी होता है ना, ये बिल आउटवर्ड द पेज होता है। तो हम जब प्लेन को विजुलाइज कर रहे होते हैं ना, तो जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है या मैथलैब पढ़ी है, तो वहां पर कभी इसका ग्राफ बना के देखिएगा, फिर वहां से उसको रोटेट करके देखिएगा कि आपको किस तरह से शो होता है। जब हम पेज पे बनाते हैं तो इन चीजों को विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उन सॉफ्टवेयर पे उसको बना के घुमा के देखते हैं कि ये प्लेन किस तरह से पड़ी है, तो आपको बिल्कुल इस तरह से नजर आएगी, जैसे पेज नहीं होता एक, उस तरह से नजर आएगी प्लेन पड़ी हुई। तो इसको देखिएगा, ठीक है, इस एग्जाम्पल को। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था डबल इंटीग्रल, जिसको हम सरफेस इंटीग्रल भी बोल देते थे, ठीक है। नंबर 3 क्या आता है हमारे पास, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल में ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रिपल इंटीग्रल में फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला वो कहता है कि अगर फंक्शन 1 हो तो फिर वॉल्यूम इंटीग्रल ये होगा। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पर ये तो सिंपल है कि आर डी वी है, तो आर हमारे पास हम उसको क्या लेते हैं, एक्स आई वाई जे। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये पेपर में तो नहीं आ सकते, लेकिन एज अ वैसे प्रैक्टिस के तौर पर हम कर रहे हैं इसको, कि ये एक्स की वेरिएशन है 0 0 से 2, यहाँ एक्स की गिवन नहीं है 2, ठीक है, ये बुक में मिस प्रिंटिंग है। वाई 0 से 6 है, जी कहाँ से कहाँ है, एक्स स्क्वायर से 4 की तरफ। तो ये सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो आपके पास ये वाले क्या मिल जाएंगे आंसर। इन चीज़ों को अगर डबल इंटीग्रल को और ट्रिपल को अगर आप लोगों ने विजुलाइज करना है, तो मैं ये नहीं कहता कि ये बड़े आसान है, ये ट्रिकी होते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होता है, लेकिन अगर हम करें तो कोई मुश्किल नहीं है। बात जिस तरह से हमने किए हैं कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको पता चल गया। तो आप ऐसा यूजर की बुक देखें ना अगर आप, तो वहाँ पर आप एग्जाम्पल को देखें ना, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। लेकिन ये बुक कौन से वाली है, एस एम यूसुफ की, जो जिसमें कैलकुलस है मेरे ख्याल में। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये कैलकुलस 3 है सारी की सारी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, सिंपल कर्व की है, ठीक है, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन्स की है, ये सिंपल नहीं है। क्लोज कर्व क्या होती है, कनेक्टेड वगैरह, तो ये हम लोगों ने पहले ही कंसेप्ट को वहां पर देखा था कम्प्लेक्स में, ठीक है। अच्छा, तो आज हम यहाँ तक करते हैं, ठीक है, क्योंकि मीटिंग का टाइम 2 मिनट मेरे पास बच गया है। तो कल हम इंशाल्लाह इनको देखेंगे, ग्रीन थ्योरम को, स्टोक्स थ्योरम को और गॉस थ्योरम को, और चैप्टर नंबर 6 पे जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखिएगा, ठीक है। तो फिर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा।
तो कल हम लास्ट टाइम में आपको क्वेश्चन कर रहा था, अगर याद हो कि कोई अगर हमारे पास ग्राफ गिवन हो उसका डेरिवेटिव का ग्राफ क्या होगा, तो यहाँ पर स्लोप या तो ये बन सकती है, ठीक है, या स्लोप क्या बन सकती है, ये वाली, ठीक है, या हमारे पास स्लोप कौन सी बन सकती है, ये वाली। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या है, 0, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये वाली स्लोप नेगेटिव। तो ये आप लोगों ने मैंने कहा था ना, वहां पर देखें तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो बात याद रखनी जहाँ पे स्लोप 0 होगी वो वाला कोऑर्डिनेट वाला कहाँ पे आ जाता है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे, और जो नेगेटिव होती है वो कहाँ पर चला जाता है भला, वो नेगेटिव साइड पे उतना ही चला जाता है, ये वाला, ठीक है, जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव साइड पे ही ऊपर इस तरह से आ जाता है। तो अगर हम इसको जो है वो बनाने की कोशिश करें तो इसका ग्राफ इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। आगे तो मैंने वो ड्रा ही नहीं किया, तो स्लोप से आपको हेल्प मिलती है इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए, ठीक है। तो बकाया इसकी कलेक्शन करते रहेंगे एमसीक्यूज़ों की, बकाया इंशाल्लाह हम कल इसको आगे चलाते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ इंशाल्लाह। ओके।